नमस्कार। आज फिर हम इस खूबसूरत दोपहर में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर फिर से चर्चा करने के लिए एक नए गेस्ट के साथ, एक नई बड़ी बिंदी के साथ और कुछ नए विषयों पर। ये कहते हुए मैं मेरी सारी बड़ी बिंदियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हैं रूपम गंगवार। रूपम कानपुर यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रही हैं आर्ट्स में। उसके साथ साथ रूपम का एक अपना, जैसे हम सभी की अपनी एक यात्रा होती है, हम सभी के अपने एक अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, वैसे ही रूपम के अपने अनुभव रहे हैं जिसमें उन्होंने अपने आप को कैसे उन संघर्षों से निकाला, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया और कैसे अपने ही लिए ही नहीं, अपनी जैसी न जाने कितनी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर रूपम आज हम सबके समक्ष यहाँ पर उपलब्ध है। तो रूपम की कहानी आज हम रूपम की ही जबानी जानेंगे। ये कहते हुए रूपम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं बड़ी बिंदी के इस मंच पर। थैंक यू अंजलि जी, आपने ये मौका दिया। अपनी बातें लिख के तो मैं अक्सर करती ही रहती हूँ और आज आपस में बोल करके बात करके चर्चा करेंगे, तो उम्मीद है सबको अच्छा लगेगा। अपनी सारी सहेलियों को मैं यहाँ बताती चलूं कि रूपम बहुत मुखर है और रूपम अक्सर अपने फेसबुक टाइमलाइन पर स्त्री विमर्श के विषयों को लेकर हो, स्त्री प्रगति के विषयों को लेकर हो, स्त्री को लेकर समाज की जो अवधारणा रहती है उसको लेकर हो, काफी लिखती रहती है और काफी मुखर लिखती है। तो मैं रूपम की फैन रही हूँ। वैसे तो कहा जाता है कि अगर आप किसी गेस्ट को लाएं तो आपको बायस नहीं होना चाहिए, पर मैं थोड़ी सी बायस हूँ क्योंकि मैं रूपम को पिछले 1 साल से लगभग देख रही थी और इनका काम भी मैं देखती आ रही थी पिछले। बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाती हैं रूपम। तो रूपम, आपकी जिंदगी में मैं, क्योंकि हमारे विषय भी आज रंग से ही जुड़ा हुआ यहाँ पे रहा है, तो मैं एक छोटे से सवाल से शुरुआत करना चाहूंगी कि रंगों का महत्व सबसे पहले बताइए आपके जीवन में अब क्या है? अभी एट प्रेजेंट रंग मेरे जीवन में कई तरह से जुड़े रहे। अगर मैं बचपन की बात करूं तो तब रंगों का अलग अर्थ था, और फिर बीच का जो टाइम आया थोड़ा सा शादी के बाद, तब रंगों का अलग अर्थ हो गया जब मैं डिप्रेशन में गई हूँ। और उसके बाद अभी पिछले 2-3 साल से मैं कहूँ तो रंगों का थोड़ा और डिफरेंट अर्थ हो गया है। मैं बताना चाहती हूँ, जैसे जो लोग मुझे लगातार पढ़ते हैं वो देखते होंगे कि मैं कोई भी पर्सनल पोस्ट लिखती हूँ तो उसमें एक हैशटैग लगाती हूँ, बेरंग से रंग। ये मेरी ज़िंदगी में ऐसे आया कि जब मैं बचपन में, तो मैं बचपन से ही कला से जुड़ी रही हूँ, तो मैं चित्र पहले भी बनाती थी। बहुत छोटी थी तो मैं कार्टून, जो मैगज़ीन्स आती हैं, नंदन वगैरह आती हैं, तो उनसे चित्र बनाती थी। फिर बड़ी हुई तो मैंने पेंटिंग में ही अपनी हायर एजुकेशन ली, और शादी की भी, मेरी पर्सनल लाइफ की बहुत चीज़ें मैंने शेयर कर रखी हैं, लोग जानते ही होंगे। तो उसके बाद जब मैं रंगों को मैंने प्रोफेशनली जब मैं अपनाया, मैं पोर्ट्रेट्स बनाती थी लोगों के, तो मुझे अगर 5 पोर्ट्रेट मिले हैं तो उसमें 2 पोर्ट्रेट्स कपल के होते हैं। और जब मैं वो कपल के पोर्ट्रेट बनाती थी तो शुरुआत में मेरी आंखों से आंसू निकलते थे, क्योंकि जिस चीज़ को आपने एक पेन की तरह फील किया है, तो वो मिक्स्ड फीलिंग रहती थी। और तो वो मैंने बेरंग से रंग हैशटैग दिया कि मैं कलर्स तो भरती हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में भी वो वैसे रंग नहीं है। फिर अभी क्या है, 2 साल से फिर थोड़ा-सा चेंज हुआ है, और अब मैं उस बेरंग से रंग को इस तरह डिफाइन करती हूँ कि पहले ये था कि बेरंग से रंग मतलब फीके से रंग, और अब ये है कि बेरंग से रंग मतलब बेरंग से अब रंगों की तरफ यात्रा। मैं अपनी लाइफ में अब इस समय इस फेज पे हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को बेरंग नहीं समझती हूँ। अच्छा, ऐसी एक छोटा सा सवाल और है रंगों से जुड़ा और रूपम, वो ये कि अगर इतने सारे रंग जो कि हम देखते हैं अपने आसपास, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी पर्सनालिटी को कोई एक रंग दें, तो किस रंग में आप अपने आप को देखती हैं और क्यों? मुझे तो बेसिकली सभी आप रंग अच्छे कौन लगते सा रंग है जो आपकी पर्सनालिटी डिनोट करता है? येलो। क्यों? येलो जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, विजडम को, लाइट को, और येलो से ग्लो आता है, येलो से सुबह होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पर्सनली मुझे येलो बहुत अच्छा लगता है, और बस येलो। अच्छा,
आपने तो बोला इसलिए। वैसे मुझे सभी कलर इक्वली, मगर फिर भी एक कहते हैं ना, आपको फोर्स्ड चॉइस दी जाए तो येलो। जी, जी। रूपम, अब हम नन्ही रूपम के पास चलते हैं पहले, और थोड़ा मुझे बताएं कि शुरुआत से ही आपको रंग पसंद थे, कलाकृतियां बनाना पसंद था? कैसे कैसे वो माहौल आया कि आपको पता चला आपका रुझान रंगों की तरफ है, या इस तरफ, इस आर्ट की तरफ है? मैं जब बहुत छोटी थी, तो मेरे परिवार में ही जो मेरी बुआ लोग थीं, उनकी पेंटिंग भी अच्छी थी। तो वो लोग भी चित्र बनाया करती थीं। तो वो कहते हैं ना, कहीं न कहीं वो जो जीन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, शायद वैसा रहा हो। तो जब मैं बड़ी हुई हूँ, जब मेरे हाथ सधने लगे हैं, मैं 3rd-4th में आई हूँ, तो मैं भी बनाने लगी। जो मेरी रफ़ कॉपीज़ होती थी या जो पुरानी कॉपीज़ होती थी, उन पे मैं यूँ ही बॉय गर्ल, और वो बॉय गर्ल धीरे-धीरे फिर परियाँ, राजा-रानी, जो कि कथा कहानियों में सुंदर से बनी होती थी कोई भी आकृति, तो वो मैं बना लेती थी। बहुत सारे फेसेस बनाती थी, फेस ही फेस। खाली बैठी हूँ, तो लोग डिज़ाइनर नाम लिखते होंगे, फूल पत्ती बनाते होंगे, मैं फेसेस बनाया करती थी अपनी कॉपीज़ में। तो ये बचपन से ही था, और मैं 10th में रहूँगी तब से ही मैं मानवाकृति बना लेती हूँ, और पूरा और बहुत सही। खुद से वो प्रैक्टिस थी मेरी, खुद से ही। जी। और बाद में आगे चलकर फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद यहाँ मैं कानपुर आई, और यहाँ मैंने पेंटिंग में ही मैंने हायर एजुकेशन ली। तो मैं कह सकती हूँ बचपन से ही स्केचिंग और कलर्स जो है वो मुझसे जुड़े रहे। अच्छा रूपम, हम देखते हैं यूजुअली लड़कियां जो ड्राइंग बनाती हैं, यूजुअली जो बनाती हैं वो या तो फूल पत्ती बनाती हैं, या मेहंदी के जो कलाकृतियां, स्टाइल्स हैं, वो बनाते हम पाते हैं। क्या आप अपने अनुभव के आधार पर मुझे बताइए कि कोई ऐसा अंतर होता है कि किसी किसी को मैंने देखा है मुखाकृतियां बनाना, आप जैसे पोर्ट्रेट बनाती हैं, उस और ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो क्या डिफरेंस पाती हैं आप दोनों तरह की आर्ट्स में? एक नॉर्मल आर्ट्स, अलंकार बनाना, या फिर एक इस तरह के फेसेस बनाना, कुछ एक विशेष साइकोलॉजी है उसके पीछे, या यूं ही बस? मुझे लगता है ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, किस तरफ किसको एक्सपोजर मिला है, किसी ने पोर्ट्रेट्स ट्राई नहीं किए या क्या चीज़ है। और एक ये भी होता है डर, चेहरा बनाने से लोगों को डर लगता है थोड़ा सा कि आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, नाक टेढ़ी हो जाएगी, और लोग खिल्ली उड़ाएंगे। तो फूल पत्ती इज मच इजियर राइट। रादर देन पोर्ट्रेट। क्योंकि और जब आप जो किसी ये की तस्वीर बनाते हम्म हैं तो फिर वह एक्सप्रेशन आप उतार रहे हैं, एग्जैक्टली द हम्म, सेम एक्सप्रेशन। जी। पोर्ट्रेट्स जब आप प्रोफेशनली करते हैं तो फिर आपको फेस मैचिंग भी करनी पड़ती है, जिसका आप बना रहे हो उसमें लाइफ डालनी पड़ती है। क्योंकि अगर चमत्कार नहीं होगा तो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, आपके पास लोग नहीं आएंगे। तो कुछ ना कुछ स्पेशल डालना पड़ता है, अपना झोंक देना पड़ता है कि लोगों को वो एकदम से अपीलिंग लगे। रूपम, हम ये जानते हैं कि आपके जीवन में आपके पिताजी का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मैं चाहती हूँ, हम कितनी भी स्त्री विमर्श की हम बातें करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि 100% कोई भी एक समुदाय है या जाति विशेष है वो ऐसी ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई बार पिता के रूप में हमें बहुत सहयोग मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके विषय में, उनका आपके जीवन में कैसा प्रभाव रहा है, हमें उसके बारे में बताएं। उनके विषय में कुछ बताएं कि बचपन से ही उन्होंने किस तरह से आपको पाल पोस कर बड़ा किया। उनका नाम भी प्लीज हमें बताइए। देखिए, जब भी हम सब की बात करते हैं तो उस सब में अपवाद हमेशा होता है। साइंस भी जब कोई थ्योरी देता है, उसमें भी एक ना एक अपवाद जरूर होता है। तो जरूरी नहीं कि उसको हम कोटी करें, वो अंडरस्टूड होता है। तो जब मैं अगर ये कहती हूँ तो इसका मतलब अपने आप नहीं होता है कि सभी 100% एक तरफ से लाइन लगा करके सब। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी व्यवस्था में, इतनी सड़ चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं कि उसमें अच्छे पुरुष, या हम कहें कि एक इंसान की तरह इक्वली बिहेव करने वाले किसी भी दूसरे जेंडर के साथ, वो बहुत कम है। इतने कम है कि आप गिन नहीं पाओगे, ये कम भी शर्मा जाए इस तरह से। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है ऑफेंड नहीं होना चाहिए, बट लोग हो जाते हैं। दूसरी बात जो पापा को लेकर के आपने पूछी है, हाँ, मेरे पापा ने मुझे, जब मैं 13 साल की थी तब मेरी मदर नहीं रही थी, और उसके बाद मुझे पापा ने ही बड़ा किया है। तो कहीं न कहीं एक तो वैसे ही हम लोग जनरल सोसाइटी में सुनते हैं कि बेटियाँ पापा से ज़्यादा अटैच होती हैं, और मेरे लिए तो वो फिर माता और पिता दोनों ही हो गए। उन्होंने मुझे पाला-पोसा, बड़ा किया, और जैसे मैंने पढ़ना चाहा वैसे पढ़ाया उन्होंने। जब मेरी माँ गुज़र गई थी तो
हम दोनों ही मिलकर खाना बनाते थे। मैं काफ़ी छोटी थी और चूल्हे पर खाना बनाते थे। गाँव में तो कच्चा घर था और वो जैसे होते हैं वैसा ही सब था। तो फिर 1-2 साल में मैंने अपने आप सीख लिया, सब खुद से ही करना, खुद से बेल के और चूल्हे पे करके सेकना। फिर थोड़ा दूसरे पापा सब्जी काटते थे। इस तरह से वो हमारी गृहस्थी चली और जैसे-जैसे मैं थोड़ा और बड़ी होती गई तो मैंने पूरा ही अपने काम ले लिया था पापा से। कंडीशनिंग थी उस टाइम की, खुद ही करना है सब, पापा नहीं। बट ये है कि हाँ, पापा मेरे साथ हमेशा लगे रहे। वो अपनी तरफ से ऊपर का जो भी काम है वो करते थे और प्लस उन्होंने उस तरह की बंदिशें कभी लगाई नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और कोट करना चाहूँगी, मेरी खुद की भी कंडीशनिंग ऐसी थी। मैं खुद से ही इतनी बेड़ियाँ लगाकर बड़ी हो रही थी उस टाइम पे कि कोई कुछ कह ना पाए। अपनी शादी तक और शादी के बाद तक मैं वो लड़की रही हूँ जैसे ये समाज तैयार करता है, और उसमें भी एक्सट्रीम पे आदर्श वाली लड़की, खुद को खोल में बंद करने में, धीरे से शर्माने वाली, संकोची और कम बोलने वाली और सारे घर के काम में निपुण। अर्न करती थी, डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थी, वो अलग पॉइंट। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज थी जिसके लिए लोग एक बहुत कहते हैं ग्लैड हो जाएं, और वो सब थी। तो अब जब मेरी शादी में प्रॉब्लम आई और वो शादी मेरे लिए टॉर्चरस साबित हुई, मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बॉडी शेमिंग, इस तरह की चीज़ें, मैं करीब पूरा टाइम ही, जितने टाइम शादी और तलाक का फेज रहा, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही। 2-3 साल तक बाद में मुझे दवाइयाँ भी खानी पड़ी, ट्रीटमेंट मेरा चला। उस टाइम भी पापा ने खुद ही सारे अटैक्स झेले। शुरुआत में तो ये होता है कि भाई रिश्तेदार सब ये था, एग्री थे, लेकिन जब पापा ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, डिवोर्स कराना है और रिश्ते में कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं चेंज हुए परसेप्शन लोगों के कि किसी का तलाक नहीं हुआ फैमिली में और ये अच्छी बात नहीं होगी, बन जाए किसी तरह से, और क्या इन्हीं की अनोखी लड़की है और सबकी भी तो चलती हैं शादियां और ऐसे थोड़े ना होता है। लेकिन पापा ने सब अपने ऊपर झेला, मेरा तलाक करवाया, और उसके बाद से भी वो लगातार मेरे सपोर्ट में हैं। बाद में मेरी जॉब छूट गई थी, मैंने प्राइवेट की, उसके बाद वो भी पापा की हेल्थ की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैं प्रोफेशनल पेंटिंग में आई और इस तरह से कर रही हूँ। मैंने कहा पापा मुझे पीएचडी करनी है, तो फिर से एडमिशन लिया है। करीब 10 साल की एक गैप के बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की है। तो पापा इज़ ऑलवेज देयर। लेकिन मैं एक बात कोट करूँगी कि अगर पापा अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं सभी पुरुष अच्छे हैं या कोई एक खराब है तो सभी खराब हैं। और मेरे पापा सारी लड़कियों की, दुनिया की जितनी लड़कियां हैं उन सारी लड़कियों के पिता नहीं हैं। हर घर में अलग अलग पुरुष है और अलग अलग तरह का व्यवहार वो अपने फैमिली मेंबर से करते हैं, ये सबको समझना चाहिए। रूपम, अभी आपने अपने उस समय की भी चर्चा करी जिस समय आपने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा और उसके चलते आप अवसाद में भी रही। जो लोग अवसाद में नहीं रहे हैं, डिप्रेशन में नहीं रहे हैं, उनके लिए लगता है कि क्या ही होगा, समथिंग रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग, और ऐसा क्या हो जाता होगा कि मतलब डिप्रेशन बहुत कॉमन वर्ड है आजकल और हर दूसरे दिन हम ये वर्ड सुनते हैं। पर कई बार मुझे लगता है हम जिसको बहुत हर बार सुनते हैं उसको बहुत कॉमनली लेने लगते हैं, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो मुझे थोड़ा सा आप डिप्रेशन के विषय में बताइए कि जब इंसान उस परिस्थिति में होता है तो क्या अनुभव होते हैं, क्या होता है और क्या डिफरेंस पाती हैं आप उसमें। अब सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, डिप्रेशन इज रियल और बहुत खराब सिचुएशन है। किसी को ना गुजरना पड़े इससे। और दूसरी बात, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था। डिप्रेशन मोस्टली होता है कि जब आप कुछ ऐसा झेल रहे हो जिसके लिए आपके पास बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप या तो सपोर्ट मांग नहीं पा रहे हैं या मांगने के बावजूद आपको मिल नहीं रहा है। तो कहीं से जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता और आप मजबूर हो जा रहे हैं उन्हीं सिचुएशंस में रहने के लिए, एक विशियस साइकिल चल रही है वहां पर, तब आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और मैं चूंकि पढ़ी लिखी थी और वैसे भी मैंने थोड़ा सा साइकोलॉजी वगैरह पढ़ रखी थी, तो मुझे बखूबी पता था कि मैं अब डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे सब पता था। लेकिन मैं फिर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। और उस टाइम की फीलिंग्स तो आपको क्या ही बताऊं। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे अब मुझे जीवन से कोई मोह नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कट जाएंगे ऐसे ही दिन, चलता रहेगा, मुझे ज़्यादा दिन तो जीना नहीं है। इस तरह की चीज़ें होती थी। और फिर जब मैं बहुत ज़्यादा उसमें चली गई थी तो मुझे हेलुसिनेशंस होते थे
मुझे ये लगता था, मुझे पता ही नहीं चलता था मैं सपने में हूँ या रियल में। कभी मुझे लगता था कि जैसे मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है और लाल जोड़े में बहुत सुंदर सी कोई उनके पास में बैठी है और वो उसको खूब प्यार कर रहे हैं, और मेरी हालत अजीब हो जाती थी, बहुत रोती थी, कमरे में बैठी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सारी दीवारें सिकुड़ रही हैं, और दम घुटन फील होती थी कि मैं कहाँ चली जाऊं। बाथरूम में बैठी होती थी तो मैं घंटों रोती थी कि मैं इतनी अट्रैक्टिव, इतनी अच्छी क्यों नहीं हूँ जिससे कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छी लगूं। तो इस तरह की थी चीज़ें। और यहाँ पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि हस्बैंड मारते नहीं थे जो मैं चोट दिखा पाती। वो टोटली मेंटल टॉर्चर था, इमोशनल टॉर्चर था, तिरस्कार था बहुत बुरा वाला। सर से लेके पांव तक हर एक इंच की बॉडी शेमिंग थी। तो मैं घुटती चली गई, और पापा ने मुझे बहुत अरमानों से पाला था और बहुत अच्छे ढंग से शादी की थी, तो मुझे ये लगता था कि मैं उनसे कहूँगी तो कहीं सब बिगड़ ना जाए और मैं सब ठीक कर लूँगी। मैं अपने बिहेवियर से किसी ना किसी दिन इनका मन ज़रूर जीत लूँगी और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी मान्यताएं थी कि ससुराल की बातें जो है वो मायके में नहीं कहनी चाहिए और ससुराल वालों की सेवा करनी चाहिए, तो उसी सब में लगी रहती थी और घुसती चली गई, धंसती चली गई डिप्रेशन में। तो सुसाइड अटेम्प्ट जब हुए तो फिर पापा को पता चला, फिर वो ले आए और तब मैं फट पड़ी और मैंने सब कुछ बताया, फिर ट्रीटमेंट्स वगैरह चले। तो डिप्रेशन जो है वो रियल है, और कोई अगर कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो भी उसको सुनिए, तो भी उसको हो सकता है। कोई अगर उदास रह रहा है बहुत, आप कहीं उसको जाने की, घूमने फिरने की, या घर में कोई भी फंक्शंस या कुछ भी हो रहे हैं, आप अगर देख रहे हो कि कोई ठीक से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कहता है मेरा मन अच्छा नहीं है, मतलब मैंने पढ़ा है, ये कहते हैं कि अगर कोई लगातार 15 दिन से या 1 महीने से ज्यादा अगर उसका एक ही फेज उदासी वाला चल रहा है तो उसको डिप्रेशन हो सकता है। भले वो कहे नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ। तो कोई अगर आपको उदास दिख रहा है और वो कह रहा है नहीं मैं ठीक हूँ, तो भी उसको डिप्रेशन हो सकता है। कोई अगर ये कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, धमकियां दे रहा है लेकिन करता नहीं, तो भी उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सुसाइड की धमकियां देना नॉट नॉर्मल, वो ये हेल्दी मेंटल स्टेट का लक्षण नहीं है जी। और अगर कोई धमकियां नहीं देता या एक बार दे करके कर लेता है तब तो हमारे हाथ में कुछ रहता ही नहीं, लेकिन अगर कोई धमकियां देता है तो वो भी नॉर्मल नहीं है। उससे बात करिए, उसको हेल्प दिलाइए, काउंसलिंग, साइकेट्रिस्ट जो भी अवेलेबल हो, जिस भी तरह से सुनिए लोगों को। अभी रूपम आपने अपने वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करी। एक बड़ी थिन लाइन सी मैं पाती हूँ जब हम किसी रिलेशन में होते हैं और लगातार हम मैं कहूँगी कि रिस्पेक्ट नहीं पाते हैं वहाँ से, एक्सेप्टेंस नहीं पाते हैं वहाँ से, और हम लगातार इस उम्मीद में रहते हैं कि एक टाइम के बाद यहाँ से हमें एक्सेप्टेंस मिल ही जाएगा। शायद मेरे एंड पे ही कोई कमी रह गई है, शायद कुछ कमी होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और आजकल कभी खत्म नहीं होता। तो आपके अनुभव के आधार पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो जो थिन लाइन है, कैसे उसका पता चला जा सकता है? क्योंकि ऐसे तो अनंत काल तक ये समय हम अपना पूरा जीवन हाँ, इसी में किसी को संतुष्ट करने में लगा देंगे, तो वो थिन लाइन क्या है और हम कैसे समझ पाए उस भेद को? अब वो थिन लाइन ऐसे समझ में आती है जैसे अपने रिश्ते को बचाने के लिए हम एफर्ट्स करते हैं, है ना, हम कुछ इनिशिएट करते हैं कि चलो हम ऐसा कर लेते हैं, तो अगर आप 10 कदम उठा रहे हो तो अगले वाला मिनिमम 2 कदम भी अगर नहीं उठा रहा है आपकी तरफ आने के लिए, तो समझ लीजिए कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है। आप कितने भी आप 100 एफर्ट्स करते जाइए, उसके बाद 101 करिए, 150 करिए, 200 करिए, वहां से कोई स्टेप नहीं आएगा। तो आप 10 कदम उठा करके देखिए, अगर 2 कदम उधर से आते हैं तो इसका मतलब है कि सामने वाला भी इंटरेस्टेड है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, कुछ ना कुछ वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर नहीं होता तो अपने आप प्रयासों को वहीं रोक दीजिए। जी। और क्या एक परिभाषा हो सकती है, मतलब किसी को, फिर मैं वही बात दोहरा रही हूँ कि कैसे पता चले हमें कि ये जो रिलेशन है जिसमें हमने कहीं ना कहीं उम्मीद बांध रखी है, ये कंप्लीटली टॉक्सिक ही है, इसमें हमें टॉक्सिसिटी के अलावा हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कि एक टॉक्सिक रिलेशंस
रिलेशन का मैं आपसे थोड़ा सा उदाहरण चाहती हूँ कि उसके लक्षण क्या क्या है, वो हमें बताएं। मैंने एक पोस्ट भी लिख रखी है, उसमें सारा पॉइंट वाइज दिया हुआ है, फिर भी मैं इन शॉर्ट ये बताती हूँ कैसे पहचाने। कोई भी रिश्ते में जब हम जुड़ते हैं, जरूरी नहीं पार्टनर वाला या कोई भी जी हमारा बिल्कुल फ्रेंड्स बिल्कुल। या फैमिली मेंबर से किसी से जी भी हमारा जो भी कनेक्शन है, तो किसी भी रिश्ते में जब उनसे बात करने के लिए हम उत्साहित नहीं होते या उस रिश्ते में हमको पेन ही पेन मिल रहा है, हम ग्लो नहीं कर रहे, हम ग्रो नहीं कर रहे, हम खुश नहीं फील कर रहे, हम सेल्फ डाउट से भर जा रहे हैं, हम सफाइयां देते रहते हैं, हम माफियां मांगते रह रहे हैं, हम खुद को क्लियर नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था, नहीं ये वाली बात ऐसे नहीं, आई एम सॉरी, ठीक है आगे नहीं करूंगी, आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी, तो इट मीन्स ये रिलेशन जो है वो टॉक्सिक है। आपको हर समय ये लगने लगता है कि मैंने ऐसा गलत किया, या मैं आप कोई भी चीज उनके साथ करने के लिए पहले से ही सोचने लगते हैं कि गलत ना हो जाए, कहीं मुझ पर ब्लेम ना आ जाए, तो ये अगर चीज रिश्ते में हो रही है तो ये रिलेशन टॉक्सिक है। दूसरी एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी यहाँ पे कि जो छोटे शहरों से आई हुई लड़कियां हैं या जुड़ी हुई लड़कियां हैं, हमारे आसपास की कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हमको कई बार ये समझ पाने में बहुत ज्यादा समय या कई बार तो पूरा जीवन लग जाता है कि हमारी इसमें कोई गलती ही नहीं थी। कई बार तो लोग पूरा जीवन इसी में गुजार देते हैं कि नहीं, हम ही में कुछ कमी होगी या शायद हम ही ओवर सोच रहे हैं, हमें शायद इतने में संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो शहर की इस तरह की जो सोच है, क्या कहना चाहेंगी आप उस इसके ऊपर, छोटे शहरों में स्पेशली? सवाल थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, आप जो पूछना चाह रही जी हैं मैं, वो क्लियर नहीं हाँ है हाँ, मुझे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो छोटे शहर हैं, जो टीयर 2 सिटीज हैं, वहां पे कंडीशनिंग बहुत ज्यादा होती है हम्म महिलाओं के लिए, कि हम्म आपको एडजस्ट करना है या आपको आपका रिश्ता किसी भी हालत में चलाना ही चलाना है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लें। तो कई बार जो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव लड़कियां होती हैं, वो भी ये हम्म सोचती हैं कि शायद हम ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमको नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास जब इतने उदाहरण है तो हमें भी एडजस्ट करके इसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो शहर की जो एक कंडीशनिंग भरने की आदत है लड़कियों में, क्या है उसके पीछे का राज, और हम कैसे इस सोच में परिवर्तन ला सकते हैं धीरे से, वो मैं जानना इसके चाहूंगी। लिए लड़कियों को तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए चेंज करना है पेरेंटिंग में, फादर्स को, कि अपनी बेटियों को भी सबसे पहले तो बेटों के बराबर समझें। ये नहीं कि पराए घर जाना है, पराई अमानत है, इस तरह की चीजें, बेटियों को भी इक्वल समझें, इक्वल राइट्स दें, इक्वल इनहेरिट्स दें, इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटीज दें, और उनके घर जाने में उनका पानी पीने में शर्म जैसी या परंपरा जैसी ये इस तरह की चीजें बदलनी चाहिए। आपकी लड़की है, उतना ही हक है आपका भी, तो इक्वलिटी में मेन। और दूसरा ये जो होता है ना एडजस्टमेंट वाला ये चीज, तो बेटियों को इतना स्पेस दें कि वो आपसे कह पाए। कंडीशनिंग बहुत बुरी चीज होती है, मेरे पास स्पेस था फिर भी मैं नहीं कह पा रही थी, क्योंकि जो आसपास का सारा माहौल था उसमें यही घुला हुआ था हवाओं में कि ससुराल की बातें मायके में नहीं कहनी चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, एक ना एक दिन सबसे। और मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि नहीं मैं तो सही कर ही लूंगी, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल की तरह, कि वो एक मूवी थी उसमें वो चोटी टेढ़ी थी जी एक जी जी, वाइफ की, अंदाज अपना अपना या कुछ तो जी उसका नाम है। नसीब करके अंदर जो भी है, तो वही मेरे उसमें आता था कि मतलब मैं एट लास्ट अपने व्यवहार से सब अच्छा मैं कर लूंगी और निश्चित रूप से अच्छा होगा, और अंतिम तक मतलब खत्म हो गई बिल्कुल अंदर से, लेकिन कंडीशनिंग नहीं गई। तो इस तरह की कंडीशनिंग लड़कियों में भरने की जरूरत नहीं है। रिश्ता जो है वो दोनों तरफ से चलता है इक्वली, अगर चलाना है तो ठीक, नहीं चलाना है तो भी ठीक है। जितना जरूरी विवाह है उतना ही जरूरी एक टॉक्सिक एब्यूजिंग रिश्ते से बाहर निकलना भी है। जी तो बेटियों को ये नहीं कि भेज दिया तो अब ससुराल में ही आपका वही असली घर है, वो असली घर बिल्कुल नहीं होता है। हम कितनी चीजें सुनते हैं कि उस असली घर में बड़े आराम से मौतें हो जाती हैं, लड़कियां मार दी जाती हैं, हाथ काट दिए जाते हैं, पेड़ों से बांध के मारी जाती हैं। और मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक पोस्ट शेयर की थी, तो उसमें डिवोर्स हुआ तो एक लड़की ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन लोगों ने ना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं ससुराल वालों ने, और उनको दोबारा वो सब बनवाने पड़े। तो ये क्या चीज है? ये अपना घर है?
अपना घर तो वो होता है पहले तो जिससे कभी निकलना ना पड़े। हमने चाहे कत्ल कर दिया हो, हमने चाहे मर्डर कर दिया हो, लेकिन जो घर आया है हमारा वो रहेगा। अपराधियों को आप देखिए, कोई घर से इनहेरिटेंस थोड़ी उनकी छीन लेता है, लेकिन लड़कियों को घर तभी जी। तक है जब तक कि वहां पे सब कुछ ठीक है, नहीं तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो घर जो है आपका वही है जहां आपने जन्म लिया है, और वहां पे अपनी बेटियों का हक बनाए रखें। निश्चित रूप से। आपकी ही जुड़ी बात से एक बात मुझे और लगती है, जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, कई बार जब हम डिप्रेशन का सही समय पे हम उसको समझ ना पाए या हम उसको पकड़ ना पाए, तो मैंने देखा है वो बहुत आगे तक जाता है। अगर किसी एक में वो किसी बात के चलते रहा है और उसका सही समय पे इलाज नहीं हुआ है, तो फिर उसके कहीं ना कहीं वो उसके व्यवहार में आप एक अंतर पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर वो जनरेशन दर जनरेशन आगे डेवलप होता जाता है। फिर वो उसके बच्चों में दिखेगा, क्योंकि उसका व्यवहार उसके प्रति अनुकूलित नहीं है। बच्चों में दिखेगा, देन बच्चों से फिर वो उनके बच्चों में दिखेगा। तो ये पूरी साइकिल सी, चेन सी बनती जाती है। आपको भी कहीं ऐसा लगता है क्या? ऐसा है? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। कई बारी डिप्रेशन जो है वो होता है फैमिली की पीछे, अगर किसी को रहा है तो जल्दी हो सकता है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि फैलेगा ही फैलेगा, लेकिन हाँ, फैमिली की ऑल ओवर जो एटमॉस्फेयर है उसको इफेक्ट तो करता ही है। प्लस अगर किसी को है तो वहां पर क्या होता है, व्यक्ति खुद से शुरुआत में अगर वो अलर्ट हो जाता है और वो चला जाता है हेल्प लेने, तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा टाइम जब बीतता है तो फिर किसी दूसरे को एफर्ट करना पड़ता है, आगे आना पड़ता है उसको निकालने के लिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर कोई उदास दिख रहा है, कुछ है, तो उसको सुने और बिना जजमेंटल हुए सुने। कई बारी वहीं पे बात खत्म हो जाती है। अगर हमें कोई सुनने वाला मिल जाता है ना, तो वो मन के अंदर का जो है वो निकलता रहता है, और फिर हो सकता है वो डिप्रेशन में ना जाए, या बात करते वक्त कुछ ना कुछ आइडियाज मिल जाते हैं, लग जाता है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो एक दूसरा वे जो है मिल जाता है, तो उस तरफ मुड़ जाते हैं, उस गड्ढे में जाने से बच जाते हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, या फिर हम कह नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें किसी ने अटेंशन नहीं दिया, या कहने के बावजूद कोई हेल्प नहीं मिली, तो फिर इंसान धंसता चला जाता है, और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है बगैर दवाओं और बगैर लंबे ट्रीटमेंट के, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। जी, आपने कहा कि कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज जब पाई गई और आपके पिताजी को पता चला, तो वो आपको घर ले आए, और उसके बाद उन्हें सब पता चला। उसके बाद का जीवन कैसा रहा? क्योंकि रास्ता तब भी आसान नहीं था, वो तो नहीं, शुरुआत हुई थी वहां से। तो जी, उसके नहीं, विषय में। बिल्कुल आसान नहीं था। मेरे फादर को चीज़ें एहसास तो होने लगा था, वो जब मेरी शादी हुई और उसके कुछ टाइम बाद जब वो फ़ोन करते थे मुझे, मुझसे पूछते थे, तो मेरी आवाज़ जो है वो बात नहीं, उन्हें समझ में आ जाता होगा, बचपन से लड़की को पाला है। मैं कह देती थी, हाँ पापा सब ठीक है, हाँ पापा सब ठीक है, और मैं बहुत कम बात करती थी उनसे, 2 मिनट हार्डली, और जल्दी से फ़ोन रखने की जुगत में रहती थी कि कहीं मेरी आवाज़ काँप ना जाए, हम्म। कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि पापा को अंदाज़ लग जाए कि मैं परेशान हूँ। तो यूँ ही बस ऊपर-ऊपर का कुछ भी बोल कर के मैं फ़ोन रख देती थी, और फिर जो है, जब ये उनको पता चल गया और उसके बाद तो वो भूचाल सा आया एकदम बहुत ज़्यादा। एक बार तो पापा ने ये भी कहा था कि हमें पता है सब ठीक नहीं है, लेकिन तुम हमें बेटा बताती नहीं हो। जी। और मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया, कुछ भी नहीं, और खूब रोई, क्योंकि अब रोते हुए अगर उन्हें दिखा देती तो और कन्फर्म हो जाता। ये चीज़ें थी। फिर मैंने उन्हें बाद में फ़ोन करके कहा कि हाँ पापा, कुछ ठीक नहीं है चीज़ें, लेकिन मैं सही कर लूँगी। उनको फ़ोन हम्म। करके ये कह दिया, ताकि ये कुछ बात ना करें मेरे ससुराल में, कुछ पूछे ना, नहीं तो मेरा हस्बैंड तो मुझे वैसे प्यार नहीं करता, वो तो एकदम से और मुझे छोड़ देगा। तो मैं डरती थी तलाक ना हो जाए, तो उनको मैंने बिल्कुल चुप कर दिया कि नहीं पापा, मैं कर लूँगी सब ठीक, आप टेंशन मत लो। तो ये चीज़ें थी। तो जब मैंने कहा तो वो समझ गए कि उन्हें अंदाज़ तो था ही, लेकिन मेरी वज़ह से रुके हुए थे, क्योंकि जब मैंने रोक दिया कि नहीं आपको कुछ नहीं कहना है अभी वहाँ पर, तो जो इतना भी मैंने बताया उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब यहाँ पे चलेगा, और वही कोर्ट वगैरह ये सब चला, और करीब 1.5-2 साल में तलाक मिल गया। और डिप्रेशन से मैं तब भी नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि कंडीशनिंग्स मेरी वही थी, आदर्श लड़की वाली, और डिवोर्स का तमगा लग गया था। मैं तब भी रोती रहती थी कि ये सब क्या हो रहा है और अब मेरा क्या होगा। मेरी जॉब भी जा चुकी थी डिग्री कॉलेज वाली, मैं घर पे थी गाँव में, और लोग बाग मिलने आते थे, तो
ऑब्वियस है, मेरा चेहरा देखते थे, मुझे परेशानी होती थी। तो फिर पापा ने वहाँ से निकाला मुझे, एक प्राइवेट कॉलेज में फिर ज्वाइन किया मैंने, और मेरे साथ वो रहे, और तब से फिर वो हमेशा से मेरे साथ ही हैं। फिर मैं थोड़ा-सा बाहर निकली और ट्रीटमेंट भी लगातार मेरा चल रहा था, और मैं निकल आई फिर धीरे-धीरे। और उसके बाद मैंने रीमैरिज के लिए भी 3 साल तक मैंने कोशिशें की। बहुत सारे मैट्रिमोनी, न्यूज़पेपर और ये सब, लेकिन नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें थी, झूठ थी। और वो हुआ क्या कि जब मैंने 75 लड़कों से बात की फ़ोन पे ना, और जो अजीब-अजीब जिस भी तरह का रहता है अंदाज़, और झूठ, डिवोर्स है नहीं मगर बोल रहे हैं हो चुका है, और इस तरह की चीज़ें वो पकड़ लीं, तो फिर मेरा मन हट गया। मैंने कहा हटाओ अब। और जैसे ही कोविड का टाइम खत्म हुआ, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया पीएचडी में। प्रोफेशनली पेंटिंग तो चल ही रही है, और सब कुछ आपके सामने है, बोलती रहती हूँ तो मैं तो जी अक्सर। जी जी जी। एक पॉइंट पे मैं थोड़ा सा वापस आऊंगी। आपने कहा कि डिवोर्स का तमगा बहुत बड़ा तमगा है, ये छोटा मोटा तमगा नहीं है हमारी इंडियन सोसाइटी में। और वो शहर बड़ा छोटा हो तो और बड़ा हो जाता है। हाँ, बड़े शहरों में थोड़ा सा छोटा जरूर लगता है, पर बड़े शहरों में भी छोटा नहीं है, और छोटे शहरों में तो ये तमगा बहुत बड़ा होता है। कुछ कहिए ना हमारी सोसाइटी के विषय में, क्या एक डबल स्टैंडर्ड है, और ये डिवोर्स का जो तमगा दे देता है हमारा समाज आपको या किसी को भी, इस तरह की जो हमारी लड़कियां आसपास हैं वो डिवोर्स्ड है, यानी कि जैसे गाली है, जबकि हमें कहीं ना कहीं उन्हें प्रेस करना चाहिए कि वो उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो उस जहरीले रिश्ते से निकल के बाहर आई है। उस पे आपका क्या ख्याल है? कोई लड़की ससुराल में जाके टॉर्चर झेल करके मर जाए तो उसके फोटो पे बड़ी शान से माला टंगती है, और ये मेरे दिमाग में भी था। और मैं चाहती थी कि मैं मर जाऊं, मेरे भी फोटो पे बड़ी शान से माला टंगती। जब मैं डिवोर्स्ड हो गई और उसके बाद जो देख रही थी सब, तो मैं बार बार सोचती थी इससे अच्छा तो मैं मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। और इसी वजह से शायद उसके बाद भी मैं नहीं निकल पा रही थी बाहर। सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स की तो बहुत पूरा निबंध लिखा जा सकता है, और लड़कियों को लेकर के तो बहुत ही चीज़ें जो एक आदर्श वाला बना रखा है कि आदर्श लड़की को कैसा कैसा होना चाहिए, और कैसे कैसे। सबसे बड़ी बात तो उन्हें कितनी भूल में रखा गया है कि तुम्हारा घर जो है वो ससुराल है, तुम दूसरे के घर जाने के लिए विदा हुई हो। सोचिए 4-5 साल की लड़की, और फिर 8-10 साल का होते होते उसको ऐसा ऐसा, मतलब कितनी भयंकर कंडीशनिंग कर दी जाती है। और मैं ये नहीं कहती सिर्फ लड़कियों की, ये कंडीशनिंग पिताओं की भी की जाती है। वरना कैसे कोई अपने पाले हुए बच्चे को और किसी दूसरे के घर में दे देता है काम करने के लिए, और साथ में इतने सारे पैसे भी। ये देखिए। और बिहेवियर के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड। तो वही काम लड़कों के लिए मेडल की तरह हैं, वही काम लड़कियों के लिए स्लट की तरह हैं। तो बहुत सारी, इसको तो मैं किसी एक या दो लाइन में मैं कह ही नहीं सकती कि कितनी डबल स्टैंडर्ड है सोसाइटी। जैसे ही थोड़ी हमारी आंखें खुलना शुरू होती हैं तो बहुत सारा मुझे दिखने लगता है। और मैंने चूंकि है ही बहुत नहीं, मैंने लेयर्ड है, गांव पता नहीं गांव कितनी के, लेयर्स है। हाँ, छोटी सी जगह से मैंने शुरू किया है, और वैसा वाला जीवन भी जिया है जो कि एक अच्छी, एक लड़की अच्छी बोली जाती है, वैसा वाला भी मैंने जिया है। और अब मैं सारी परंपराओं को धता बता करके और मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ। तो मैं उन चीज़ों को, हर एक सेंटेंस को, हर एक उसके छुपी हुई उसका वो मैं समझ पाती हूँ और मैं पकड़ पाती हूँ, और तब मैं लिखती हूँ। अच्छा, एक रूपम वो थी जिसके विषय में आपने हमें बताया, जो अपनी बात कहती भी नहीं थी, अपने आप में रहती थी, शांत थी, और सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा वाली रूपम। और एक रूपम मैं आज देखती हूँ जो इतनी मुखर है, जो कि कई बार कई लोगों को देख के लगता है कि अच्छा, इतना भी बोला जा सकता है क्या, या बोला जाना चाहिए क्या? हाँ। इतना बड़ा अंतर आप अपने आप में पाती हैं। कैसा लगता है आपको अब जब आप पहले की रूपम और अब की रूपम को देखती हैं? सच कहूँ तो मैं कभी कभी डाउट से भर जाती हूँ कि ये मैं ही हूँ। मेरे में इतना जल्दी चेंज हुआ है कि 3-4, हार्डली 5 नहीं कह सकती, थिंकिंग में तो चेंज मेरे 3 साल से आया है। लगभग मैंने 4-4.5 साल से प्रोफेशनली पेंटिंग का शुरू किया है, और मैं तमाम लोगों से जुड़ी हूँ जो कि ओपनली लिखते हैं बहुत सारे मुद्दों पर। तो जो वो पुरानी वाली कंडीशनिंग्स थी वो टूटी हैं धीरे धीरे, लेकिन मेरी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है। मैं जब छोटी थी, जब से मैं पढ़ने में, तो मैं हमेशा से ही एक, अब बोलना ही है आप, मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी। तो मैं एक बार जो चीज़ पढ़ लेती थी या सुन लेती थी तो मुझे याद हो जाता था।
तो वो कहीं न कहीं कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, उस वजह से अगर किसी ने कुछ लिखा है तो वो मेरे दिमाग में स्टक हो जाता है और मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। तो जैसे ही मैंने जो ये पैट्रियार्की, फेमिनिज़्म इन सब चीज़ों के बारे में 1-1, 2-2 लाइन्स पढ़ी और मुझे सारा वो तोड़, वो जाल मुझे तुरंत समझ में आने लगा कि ये क्या जड़ है, क्यों स्त्रियाँ अधिक झेलती हैं। लोगों को लगता है खा पी और पहन तो रही हैं, फिर क्या दुःख है? लेकिन तो वो उन चीज़ों के क्यों उस खाने-पीने और पहनने में ही उनका सुख बताया जाता रहा है। एक पर्सनैलिटी भी होती है, एक यहाँ भी होता है ब्रेन, उनको भी लगता है कि हमको भी मन करता है कि हम जाएँ रात की ठंडी हवा का आनंद लें, मन नहीं ले सकते। जी। तो मैं जब पीछे मुड़ के मैं 2 तरह से देखती हूँ, एक तो यकीन नहीं होता और दूसरा मैं पीछे मुड़ के इसलिए भी देखती हूँ कि अब मुझे अपने पास्ट पे रोना नहीं आता है। आज से 3-4 साल पहले और जब मैं डिप्रेशन में थी तब तो कोई मुझे इतना पूछ दे कि ठीक हो, तो भी मेरी आँखें बिल्कुल ऐसे भर जाती थी डब-डब और मैं बोल नहीं पाती थी, आवाज़ ही नहीं निकलती थी। लेकिन अब आज की डेट में मैं अपने पास्ट की तरफ जाती हूँ, ऑब्जेक्टिवली देखती हूँ, क्या-क्या, कैसे-कैसे हुआ और उसको मैं लिख पाती हूँ। और दूसरा जो ये मैंने अपनी थिंकिंग पूरी चेंज कर ली है और ये शायद थिंकिंग चेंज कर ली है, इस वजह से ही आज मैं आराम से ज़िंदा हूँ, निकल पाई हूँ उस फ़ेज़ से। अगर ये थॉट चेंजिंग ना होती, तो शायद मेरे लिए अभी भी जीना बहुत मुश्किल हो रहा होता। जी, बिल्कुल। मैं थोड़ा-सा आपसे अब रूप क्रिएशन पे आते हैं। रूप क्रिएशन की बात करना चाहूँगी। मैं अपने व्यूअर्स को भी यहाँ बताती चलूँ कि रूपम प्रोफेशनल पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं। आप इनके पेज को कभी भी देख सकते हैं, रूप क्रिएशन पे विजिट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाती हैं रूपम। आप कभी किसी को पोर्ट्रेट गिफ्ट करना चाहें तो रूपम के पेज पर जरूर विजिट कर सकते हैं। तो रूपम, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रूप क्रिएशन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए वहां से? रूप क्रिएशन मैंने बनाया है 2015 में और उस वक्त मैं ससुराल से वापस लाई जा चुकी थी और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था एम्स में, साइकेट्री में और वहाँ पे मैं शेयर करती थी। तो वहाँ पे यूं ही थोड़ा सा मतलब डॉक्टर्स ने देखा, पता चला बात करने पे कि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, ड्राइंग बहुत अच्छी है और वो लोग तो बहुत डिटेल में बात करते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट भी मेरा बना हुआ था, लेकिन मैं कभी कुछ उस तरह से शेयर नहीं करती थी। जैसे एक फ़ैमिलियर मतलब लड़कियाँ होती हैं, क्या ही उस पर लिखना, तो मैं कुछ भी नहीं लिखती थी पहले। तो पेंटिंग्स वगैरह उन्होंने देखी तो उन्होंने ये देखा इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूटा हुआ है, इसको खुद में कुछ भी यकीन नहीं है, ये हमेशा यही कहती रहती है कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है इस तरह का, मतलब मैं बहुत दुनिया की सबसे खराब बेकार लड़की हूँ। तो शायद मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए या कुछ उस तरह से उन्होंने कहा, अरे ये तो आप मतलब बहुत अच्छा आपके पास है, आप कुछ बना करके शेयर कर सकती हैं, कुछ भी अच्छा आपको जो लगता है, कोई कोटेशन अच्छी लगती है, इस तरह की चीज़ें मुझे शायद दुनिया के लोगों से इंटरेक्ट कराने के लिए, मेरा इंटरेक्शन वापस लाने के लिए, तो वो मुझे उस तरह का एक हल्का सा सजेशन वहाँ से मिला था कि ऐसा किया जा सकता है। तो मुझे लगा हाँ चलो करते हैं, तो वो मैंने वहाँ पे रूप क्रिएशन मैंने अकाउंट बनाया, लेकिन उस वक्त प्रोफेशनली नहीं था वो। फिर जब मैंने आपको बताया ही था कि वहाँ पे गाँव में रहने में मुझे दिक्कत हो रही थी, डिवोर्स और नौकरी छूट जाने के बाद, तो फिर पापा ने मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में हम लोग गए थे, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर है और वहाँ पे मैं टीचिंग कर रही थी पेंटिंग की ही। तो तब मैं जो भी बच्चों को सिखाती थी, वो उस पेज पर डाल रही थी एक दो चीज़ें जो बनाते समय। वहाँ पे मुझे लोग कहते थे कि आप हमारा बना दीजिए, हमारा बना दीजिए, तो मैं नहीं ध्यान देती थी। 1-2 लोग वहाँ पे ये भी कहते थे कि हम पैसे देंगे। मैं तब भी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि होता ये है कि जो हमारा एकेडमिक आर्ट वर्ल्ड है, वहाँ पर पोर्ट्रेचर को और पैसे लेकर पोर्ट्रेट बनाने को थोड़ा-सा मतलब लो लेवल काम समझा जाता है कि ये तो ऐसा क्या है। तो मुझे ये लगता था कि अरे ये इतना कुछ नहीं। मेरी एक कज़िन सिस्टर है, उसने देखा और लिखा, मैंने उसको शेयर भी कहा, मैंने कहा लोग बड़े पीछे पड़े रहते हैं, मेरा बना दो, मेरा बना दो। 1-2 तो ये भी कहते हैं कि पैसे लेकर। तो उसने कहा कि तो तुम क्यों नहीं बनाती, पैसे लेकर बनाने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा अरे वो बहुत छोटा काम, अच्छा समझा नहीं जाता है पोर्ट्रेट बनाने को। तो उसने कहा अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ कॉलेज में पैसे भी बहुत कम मिलते हैं
प्राइवेट में टीचिंग में कुछ नहीं मिलता, बोली तुम्हारा काम ही बहुत मुश्किल से चल रहा है और छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, तुम मेहनत करो और वो पैसे देकर अगर बनवाना चाहते हैं तो तुम बनाओ, तुम्हारी अर्निंग होगी, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने पापा से कहा, पापा ने कहा हाँ बेटा बनाओ। वो टाइम था 2019 का, तो मैंने 4-5 पोर्ट्रेट्स के ऑर्डर ही ले पाए थे कि मेरे पापा को ना सीवियर एक टीबी वाली प्रॉब्लम हुई थी, उनका ऑपरेशन होना था जी। तो वो उस टाइम मेरी फिर से दोबारा जॉब छूट गई क्योंकि पापा को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा 1 हफ्ते के लिए लगातार। उससे पहले भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो प्राइवेट में इतनी छूट तो मिलती नहीं है, वहाँ पे बातें उठने लगी थी कि मैं तो बहुत छुट्टियां ले रही हूँ, ये सब मैंने छोड़ दिया था फिर उसको। और 2020 में लॉकडाउन हो गया कोविड का, तो सब बंद था, दोबारा से भी जॉब कहीं मिलनी नहीं थी और मैं फिर से एक बार खाली थी, खत्म थी, किराए रूम का किराया भी भरना था, बाहर रह रही थी घर से। उस टाइम फिर मैंने जो है फिर पोर्ट्रेट्स अपने आप से बना करके सुंदर चेहरे और रियल जैसे फिल्मी हीरो हीरोइन के एक हाथ बनाए, और जो पुराने लोग जो जुड़े हुए थे पेज से वो फिर से टर्न अप होने लगे जब वहाँ पे चीज़ें पढ़ने लगी और वो स्प्रेड होने लगा। और फिर मैंने बाकायदा रेट वगैरह डिसाइड किए और फिर प्रचार भी किया अपने पेज का। और तब से मैंने लॉकडाउन से मैंने शुरू किया वो सफ़र प्रोफेशनली पोर्ट्रेट बनाने का, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा काम। और मैंने खुद भी सीखा, इतना अच्छा मैं पहले कभी नहीं, जब मैं टीचर थी, मैं बच्चों को सिखाती थी, तब मैं इतना अच्छा नहीं बना पाती थी जो मैं आज की डेट में बना पा रही हूँ। क्योंकि वो फिर आप बहुत ही मन से, बहुत ही ध्यान से, जब आप किसी से पैसे ले रहे हो तो आपको डेडिकेशन देना ही है। और अब तो लगभग हमेशा काम रहता ही है। फिर भी एक बात मैं कहूँगी कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि आप इसके भरोसे, केवल इसी के भरोसे रोटी नहीं खा सकते हैं कि हमारे यहाँ इतना पेंटिंग को बहुत पैसा नहीं खर्च करना चाहते लोग। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि अरे इसके लिए पैसे लेती हो, ऐसे ही बना दो। तो वो चीज़ें हैं। 2 प्रश्न और है मेरे पास रूपम, जल्दी से पूछना चाहूंगी। एक तो ये, मैं थोड़ा सा फिर से पीछे आपको ले जा रही हूँ पेट्रियार्की पे। पेट्रियार्की का महिलाओं को तो नुकसान है ही, और चूंकि महिलाएं 50% हैं किसी भी समाज का, तो समाज को भी है, उसी समाज में पुरुष भी आते हैं अनदर 50% में। पेट्रियार्की का पुरुषों को क्या नुकसान पाती हैं आप, उनको क्या नुकसान है उससे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल? एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल यही नुकसान है कि उनको भी एक नॉर्मल इंसान नहीं रहने दिया जाता, उनके ऊपर भी प्रेशर है परफॉर्म करने का, एज अ मैन कमाने का प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, मर्दानगी का प्रेशर, कंट्रोल में रखने का प्रेशर, फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाने का प्रेशर। आपको बाहर का सारा लोड लेना ही लेना है, भले आप में कैपेबिलिटी है या नहीं है। ये सारे परिवार का पेट पालने का प्रेशर, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनको भी नॉर्मल इंसान जो है वो नहीं रहने दिया जाता है। मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्टेड होती है पुरुषों की। अक्सर महिलाएं तो रो लेती हैं, लेकिन वो नहीं रो पाते। अपने साथ हुई सेक्सुअल एब्यूज को भी पुरुष नहीं बता पाते हैं, जबकि बचपन में छोटे लड़के भी शिकार होते हैं। 1-2 मैंने पोस्ट इस पे लिखी थी, तो कुछ एक लोगों ने तो खैर ओपनली उस पब्लिक पोस्ट पे एक्सेप्ट किया कि उनके साथ हुआ है। कई सारे पुरुषों ने मुझे इनबॉक्स में बताया कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो उस वक्त मैं शॉक्ड रह गई थी कि इतना, मतलब एक अनजान से और मुझसे कह पा रहे हैं, और मैं लड़की हूँ तब भी वो कह पा रहे हैं कि हाँ उन्होंने, और कितना सालों से वो अंदर ही अंदर समेटे हैं, बैठे हैं वो एक बॉम्ब सा या नासूर सा लिए हुए। और मैं कुछ भी नहीं कह पाई सिवाय अफसोस की कि हाँ हमारा समाज है ऐसा। तो उनको भी अफेक्टेड है, लेकिन चूंकि उन्हें फायदे ज्यादा मिल रहे हैं, और अगर अपने पेन्स के बारे में बताने का, अपनी पीड़ाओं के बारे में बताने में पुरुषों की ज्यादा शेमिंग है, तो नुकसान उनको भी है, पर फिर भी कहीं ना कहीं फायदे ज्यादा हैं, वो उसको प्रिविलेजेस ज्यादा हैं, इसलिए वो इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो लोग छोड़ दे रहे हैं, कुछ एक हैं मेरी लिस्ट में तमाम लोग, वो ज्यादा अच्छा जीवन दे, अपने पार्टनर के साथ उनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, अब वो ज्यादा अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हैं। जी, एक प्रश्न है जो कि बिल्कुल इतर है हमारे विषय से, पर मैं पूछूंगी जरूर आपसे, क्योंकि जब मैंने आपका पेज देखा था, रूप क्रिएशन का पेज देखा था अभी रिसेंटली, तो कहीं ना कहीं मन में आया था कि अगर कभी रूपम से भविष्य में बात हुई तो मैं जरूर एक के प्रश्न पूछूंगी।
बड़ा खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाया आपने राहुल गांधी जी का, देखा मैंने। हम्म। राहुल गांधी जी की पर्सनालिटी को भारतीय राजनीति में कैसे रेखांकित करती हैं आप, आपके शब्दों में मैं जानना चाहूंगी एज अ लीडर। जब समझ बड़ी थी थोड़ी सी, हमारी तो समझ थोड़ी ज्यादा बाद में खुली, हमें पॉलिटिक्स क्या है सबसे मतलब नहीं था। जब यही मैं बोलूँगी, जब मैं फेसबुक पे राइटर्स वगैरह ओपनली जब मैंने पेज वेज बनाया, पेंटिंग वगैरह डालने लगी, मैं लोगों के संपर्क में आई, पॉलिटिकल पोस्ट ये सब भी पढ़ने लगी। लेकिन उससे पहले जो भी टीवी में राहुल गांधी को या इस तरह से देखती थी, तो मेरे दिमाग में भी वही इमेज बनी हुई थी, पप्पू वाली। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी पहले जब बोलते थे तो वो आवाज उनकी कुछ फटे गले से और एग्रेशन ज्यादा दिखता था, वो अजीब सा लगता था सुनने में। लेकिन अभी जो मैं रिसेंटली 1-2 साल से उनको सुन रही हूँ, तो काफ़ी चेंज उनमें, कुछ मैच्योरिटी का भी असर होता है। और कुछ शायद उन्होंने जो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा की है, उससे जो वो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं, तो वो एक प्यार दुलार और वार्मथ उन्हें इस नेशन से मिली है, वो चेंज हुई है। और एज ए पॉलिटिशियन मैं लाइक करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो फ्रंट पे आकर के हम उनका भी देखते कि वो क्या कर सकते हैं इस कंट्री के लिए। उनके थॉट्स में जो विजन देखते हैं उसमें मैच्योरिटी तो नजर आती है। बाहर के पढ़े हुए हैं, तो जितने ये हमारे यहाँ पे बायसेस हैं और जितना ये आदर्शवाद चलता है, वो जी उतना उनके अंदर नहीं है। जब हम देखते हैं उनको लोगों से मिलते कनेक्ट करते हुए, किसी को भी छू लेना, गले लगना और ये सब एकदम सहजता से, जी हमारे और बाकी नेता भी मिलने जाते हैं गरीबों से, दलितों से, तो वहाँ वो एक प्रोजेक्टेड टाइप का, वो उस तरह का अलग लगता है। थोड़ा बहुत प्रोजेक्टेड तो इनका भी होता ही है जब जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस मुझे नजर आता है। नाटकीयता थोड़ी कम होती है। हम्म, ये चीज। अच्छा जी, रूपम मैं चाहूंगी कि अगर हम ये प्रश्न एक कॉमन रखती हूँ, मैं अपने सभी गेस्ट को पूछती हूँ, आप पढ़ना पसंद करती हैं या नहीं, और अगर पढ़ रही हैं तो आजकल क्या पढ़ रही हैं, और हमारे व्यूवर्स को आपकी कौन सी कुछ फेवरेट किताबें आप रिकमेंड करना चाहेंगी। पढ़ने के लिए मैंने, जब मैं खुद पढ़ती थी, कोर्सेज पढ़ती थी, अपने डिग्रियां ले रही थी, पढ़ाई कर रही थी स्टूडेंट लाइफ में, तब मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अभी फिलहाल मैं ऐसे करके सच कोई बुक नहीं पढ़ रही हूँ, और ना ही मैं पर्टिकुलर अभी किसी किताब का ऐसे नाम ले पाऊंगी कि मेरे ऊपर उस किताब ने बहुत इफेक्ट डाला, क्योंकि अभी मैं दूसरी चीज़ों में हूँ। एक तो ये है कि मैं खुद ही, चूंकि पापा के ही साथ रह रही हूँ, फैमिली में हम ही दोनों लोग हैं, खुद ही घर का आल टोटल सब काम कर रही हूँ, प्लस पेंटिंग करती हूँ, प्लस अपनी पीएचडी वाला वर्क करती हूँ, और ऑनलाइन जितना एंगेजमेंट, जब सब तरफ से लगातार एंगेज रहना पड़ता है, तो ही जितना हम स्पेस वहाँ पे देंगे, नजर आएंगे, तो मेरी पेंटिंग्स वगैरह उन सबको भी प्रचार मिलेगा। तो उसके बाद अभी फिलहाल मुझे अलग से पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। जी हाँ, मैं सबसे ज्यादा मैं फेसबुक पर ही पढ़ रही हूँ लोगों को, तो वहां पे मैं कुछ एक नाम ले सकती हूँ, पर उसमें मुझे डर लगता है कि क्या अगर छूट गया किसी का, तो वो गड़बड़ नहीं लगेगी, नहीं, गड़बड़ उसमें बात होगी। आप अगर चाहें, अगर आप समझ सकें कि ठीक है तो कहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जी आ, सबसे पहले तो मैं नाम लेती हूँ पूजा प्रियंवदा का। उनका मेरी लाइफ पे बहुत इफेक्ट रहा है, एकदम टर्निंग पॉइंट वही है उनको पढ़ के, और उनसे जुड़ने के बाद ही मैं और तमाम लोगों से जुड़ी। इसके अलावा फिर मैंने नीलिमा चौहान जी को पढ़ा, अभी वो एक्टिव नहीं है, वो ज़्यादा नहीं लिख रही हैं। सुजाता चोखेरवाली, अनुशक्ति, ज्योति गोयल, रंजीत जी, मिली सरन, इन दोनों का, इस रंजीत जी और मिली सरन को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बड़ा ऑकवर्ड लगता था और स्टाइल बड़ा ही अजीब लगता था। लेकिन अब दो थोड़े दिन उनको पढ़ो और 2 लाइन में ऐसे आपके दिमाग के ताले खुलना शुरू हो जाएंगे। हार्श लिखती हैं लेकिन होता एकदम टू द पॉइंट है। जी और बाकी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं, बस इसी सर्कल में से और भी तमाम फिर जुड़ते जाएंगे, वो तो बिल्कुल। मिल ही जाते हैं, फिर लोग लाइक वाइज लिखने और सोचने वाले खुद ही सजेस्ट होने लगते हैं। तो ये कुछ शुरुआती लोग से जिनसे मैं जुड़ी और जिनको पढ़ने के बाद मैंने अपनी कंडीशनिंग्स तोड़ी। क्या कहना चाहेंगी आज हमारी बड़ी बिंदियों से यहाँ पे, कोई मैसेज।
मैसेज मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, बिंदियाँ हैं तो फिर ये है कि मुझे लेडीज़ को ही एड्रेस करना है। खुद को माफ़ ज़रूर करते चलिए। हम लोग अक्सर अपने को ब्लेम करते रह जाते हैं, हम लोग ब्लेम बहुत करते हैं। हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हमारा दोष नहीं भी है, लेकिन अगर किसी ने कह दिया तो हम सोचते हैं हाँ ठीक है, और माफ़ नहीं कर पाते खुद को। खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे भी हैं, आप प्यारे हैं। आपने अगर लाइफ में पास्ट में कोई गलती की भी है, लेकिन आपने उस वक़्त उस चीज़ को सही समझकर किया होगा, यही मेरे लिए सही है, यही स्टेप उठा लेते। बाद में वो भले वो कदम गलत पड़ा है, तो प्लीज़ खुद को माफ़ कर दिया करिए। मैंने भी अपने आप को बहुत सालों तक ब्लेम किया कि मैंने क्यों शादी में इतने एफर्ट्स किए, क्यों किए, ऐसे ये सारी चीज़ें। लेकिन आज की डेट में मैंने खुद को उन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दिया है। मैं सोचती हूँ मैंने उस वक़्त जो सही समझा सो किया। मुझे लग रहा था उस वक़्त एडजस्ट करना सही है तो मैंने किया। अब मैं अपनी लाइफ के हर फेज से, अपनी जो भी मेरे जितने भी वर्जन हैं, मैं अपनी लाइफ के हर वर्जन से खुद को प्यार करती हूँ। लव योरसेल्फ। जी, क्यों एक बहुत खूबसूरत प्रश्नवाचक शब्द है, बट अगर सही जगह पे यूज करें तभी अच्छा। अगर वो क्यों बार बार आपको ऐसे पोक करता जा रहा है, तो कई बार उससे निकल के बाहर आना और खुद को माफ कर देना ही ज्यादा बेहतर है। और आगे बढ़िए, जीवन आगे चलने का ही विषय है। पीछे मुड़ के कब तक देखेंगे बाहर, और पीछे देखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे जीवन में। तो ये था आज का हमारा एपिसोड रूपम जी के साथ। रूपम, आज आपसे यहाँ पर जुड़कर, आपकी यात्रा के बारे में जानकर, डिप्रेशन के आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानकर, रूप क्रिएशंस के बारे में जानकर बहुत जानकारियां मिली हमें, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये समय बिताकर। हमारी और हमारे सारे बड़े बिंदी परिवार की सारी शुभकामनाएं और प्रेम आपके साथ हैं। आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ती जाइए और खूब रंग बिखेरिए, और आपको देख के न जाने कितनी लड़कियां भी ऐसे ही आगे बढ़ने की हिम्मत पाएं। तो बड़ी बिंदी की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार। थैंक यू अंजलि जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और एक ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और बहुत धन्यवाद आपके इस पेज का, आपके इस इनिशिएटिव का, और हम लोग आगे बढ़ते रहें, बात करते रहें। थैंक यू। अपनी सारी बड़ी बिंदियों को मैं यहाँ पे चलते चलते बताती चलूं कि हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बाय मी अ कॉफी का एक लिंक मिलेगा, जहां से आप हमारे लिए कम से कम एक और अधिक से अधिक कितनी भी कॉफीज खरीद सकते हैं। ये जो धनराशि है, ये कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है। तो ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से मिलते हैं अगले सप्ताह। नमस्कार।